नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक लोकोक्ति है, निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एक हिंदी फिल्म का गाना भी है, पूरा गाना तो याद नहीं है, ज़रूरत भी नहीं सुनाने की, उसकी एक लाइन ही काफ़ी है कि जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो आप भी समझ जाइए कि विपक्षी एकता की जो गाड़ी थी वो उसका एक पहिया अब इधर जा रहा है, एक पहिया दूसरी दिशा में जा रहा है। जितने पहिए हैं, आप जितने पहिए की गाड़ी इसको मान लें, वो सब अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। सोनिया गांधी ने पिछले दिनों बैठकें बुलाई, विपक्षी दलों की एकता की बात की, सबको मिलकर 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, उसकी रणनीति बनाने की बात हुई। उसके अलावा जो है ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में दिल्ली आई, 3 दिन रही, अलग अलग दलों के नेताओं से मिली और सब में कुल मिलाकर बात ये थी 2024 के लिए रणनीति बनाई जाए कि कैसे मोदी और भाजपा को हराया जा सकता है। तो एक बड़ी उम्मीद जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार ऐसी जो बात होती है विपक्षी एकता की, पिछले 7 साल में खास तौर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। एक वर्ग है, उसमें बुद्धिजीवी भी हैं, मीडिया का भी एक वर्ग है और राजनीतिक लोग तो हैं ही। उनको लगता है कि बस अब फार्मूला मिल गया है, इसके बाद अब बीजेपी की हार और मोदी का बाहर जाना, प्रधानमंत्री पद से हटना तय हो गया है। तो ठीक है, हर व्यक्ति को अपने सपने देखने का, सोचने का, महत्वाकांक्षा का अधिकार है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हुआ क्या है उस पर आते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई है प्रशांत किशोर के ट्वीट पर। कल मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि प्रशांत किशोर ने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने लखीमपुर खीरी का नाम लेते हुए, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये कोई शॉर्टकट है, इससे कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। कांग्रेस की समस्याएं बड़ी गहरी हैं, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो जब तक दूर नहीं की जाएंगी कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। अब आप देखिए, बात कही प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर अभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ये मान लिया। अब ये देखिए, इस बयान का मतलब बड़ा सीधा था कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से प्रशांत किशोर की खटक चुकी है। वो संबंध अब जो है, वो जो दोस्ती और जो है रणनीति बनाने के संबंध थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये सीधा प्रहार था प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की राजनीति पर। वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में ज़्यादा बोलने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने हमला किया टीएमसी पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद अपना चुनाव हारे हुई नेता वो कांग्रेस का विकल्प बनने की सोच रही, राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के। उनका इशारा गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो की तरफ था और सुष्मिता देव जो गई हैं अभी टीएमसी में। उसका जवाब भी बार जो हुआ टीएमसी की ओर से हुआ। कहा कि पहली बार के मुख्यमंत्री को अपनी हैसियत से ऊंची बात नहीं बोलनी चाहिए। ये पार्टी आला कमान को खुश करने की घटिया राजनीति है, घटिया कोशिश है। अब चूंकि ममता बनर्जी की हार पर नंदीग्राम की हमला किया था भूपेश बघेल ने, तो जवाब भी आना था। उन्होंने कहा कि क्या इस ट्विटर ट्रेंड के जरिए अमेठी की ऐतिहासिक हार को ख़त्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, ये तो इस स्तर पर हुआ, अब लड़ाई उससे ऊपर भी जा चुकी है। आज के एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा है। उसमें उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी और बीजेपी की साठगांठ है। वो कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी काम कर रही हैं। वो जो है मिली हुई हैं नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है, लेकिन उनको कहीं और संदेश देना था, कहीं और अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए उनको ऐसा बोलना ही था। लेकिन उस सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और टीएमसी के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं। अगर आपको कोई शंका थी फलेरियो साहब के आने से गोवा में टीएमसी में और सुष्मिता देव के आने से, त्रिपुरा में टीएमसी के चुनाव लड़ने की खबर से, मेघालय से मुकुल संगमा जो अभी कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके टीएमसी में आने की खबरों से, इन सब चीज़ों से अब भी अगर कोई शंका थी कि नहीं टीएमसी और
कांग्रेस में संबंध इतने खराब नहीं हुए हैं कि वापस ना हो सके या गुंजाइश ना हो मेलजोल की। तो अपनी इस धारणा को आप बदल लीजिए। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का जो मुखपत्र है जागो बांग्ला, उसमें एक लेख लिखा और उस लेख में जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे बहुत साफ हो गया है कि टीएमसी की मंशा क्या है, उसका आगे का इरादा क्या है, वो कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, वो विपक्षी एकता के बारे में क्या सोचती है और 2024 की लड़ाई के बारे में टीएमसी का क्या सोचना है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी बात ये लिखी कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने में नाकाम साबित हुई है। लगातार 2 चुनावों में हार से लोगों का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब आप ये सब बयान सुनिए, ध्यान से सुनिए। भाजपा को केवल टीएमसी चुनौती दे सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है क्या? दिल्ली आर डाक, यही लेख का शीर्षक है। इसका मतलब है दिल्ली का आह्वान, मतलब दिल्ली बुला रही है ममता बनर्जी को, मतलब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो आपको लग सकता है बहुत से लोगों को कि भाई ये बात तो वो 2 मई को चुनाव जीतने के बाद भी बोल सकती थी, इतने बड़े बहुमत से जीती थी। लेकिन उस समय एक उनके लिए साइकोलॉजिकल सेटबैक लगा था और वो है नंदीग्राम से चुनाव हार जाना, और भवानीपुर से उनको बाई इलेक्शन लड़ना था। उसको लेकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उससे पहले वो इस तरह की बात बोलना नहीं चाहती थी जो उनके लिए चुनाव में हार का कारण या जो उनकी जीत को जो है वो खतरे में डाले। हार का कारण तो नहीं कहना चाहिए कि वहाँ से उनका जीतना तय ही था। उसके बाद देखिए, भवानीपुर का नतीजा आने के बाद से टीएमसी नेताओं के बयान सुनिए आप, उसके अलावा आप सुनिए ममता बनर्जी के बयान, और ये जो दिल्ली आह्वान का मामला है इससे बड़ा साफ हो गया। और जिस तरह से एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है बड़ी टीएमसी, और टीएमसी के नेता खुलेआम सुष्मिता देव कह रही हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस है और कमज़ोर हो रही है वहाँ उस जगह को भरने के लिए टीएमसी आगे आएगी। तो ये जो लड़ाई जो है बीजेपी से होने वाली थी, जो बीजेपी से लड़ने जा रहे थे लोग, जो जिनको जाना था जापान, वो चीन पहुँच गए। तो अब लड़ाई जो है आपस की हो गई है, तो फैसला पहले आपस में होगा। अब सीधी लड़ाई मैं कह रहा हूँ कि ये टीएमसी कांग्रेस से ज़्यादा ये बड़ी लड़ाई है राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में। मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूँ कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को किसी भी हालत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी नहीं थी। सोनिया गांधी से उनको समस्या नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद, हालांकि वो किसी औपचारिक पद पर नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी वही चला रहे हैं, तो उनसे कोई बातचीत, मतलब समझौता तो बात दूसरी है, नेतृत्व स्वीकार करना बात अलग है। वो उनसे कोई संवाद भी नहीं रखना चाहती हैं। वो राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेती ही नहीं। राहुल गांधी की ओर से भी देखिए, गरज अगर राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो जितने साथी बढ़ा सके, जितने लोगों को जोड़ सके उनको जोड़ना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया ममता बनर्जी से संबंध सुधारने का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी आज कहाँ खड़ी है। हालत ये है, आमतौर पर यह होता है कि सत्तारूढ़ दल अगर बहुत अलोकप्रिय हो जाए तो उसके सहयोगी दल धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पहली बार हो रहा है कि एक विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल, जो 2024 में सरकार बनाने की सोच रहा है, उसके साथ जो अभी दिख रहे थे वो भी साथ छोड़ रहे हैं। और साथ छोड़ रहे हैं ये तो छोटी बात हो गई, ये हल्की बात हो गई। दरअसल उसको चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस को ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का रवैया था कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से चलाया जा रहा था शासन कांग्रेस में, संगठन जिस तरह से चलाया जा रहा था, G23 जब बना तो ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस को चुनौती मिलेगी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को चुनौती कांग्रेस के बाहर से ही मिलेगी, और उन लोगों से मिलेगी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी,
आपको पंजाब में अभी अगले हफ्ते दिखाई दे जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में उतरने वाले हैं और कांग्रेस के खिलाफ ही उतरने वाले हैं। उनके लिए लक्ष्य कांग्रेस को हराना है। उनकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, उनका किसी से गठबंधन होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो सब बातें उनके लिए बात की हैं। असली उनका मकसद है कांग्रेस को हराना, अपने अपमान का बदला लेना। जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस का सफाया ही लगभग कर दिया है। आगे भी कांग्रेस से कोई तालमेल उनका होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं, तो कांग्रेस के लिए वो भी चुनौती है। शरद पवार हैं जो असल में मैं तो ये मानता हूँ कि वो नेता कम है, व्यापारी ज़्यादा है। वो देखते हैं किधर के सौदे में फ़ायदा है, जिस तरफ के सौदे में फ़ायदा होता है उधर चले जाते हैं। तो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। मुझको लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट का काल है, जब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर सौदा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो बार बार आकर वो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, फिर प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, ये जो बीजेपी के दो बड़े नेताओं से मिलते हैं, दरअसल वो उद्धव ठाकरे को संदेश दे रहे होते हैं, जो है रेट बढ़ाओ नहीं तो हम जाने वाले हैं। और बीजेपी के लोग जो है मिल लेते हैं, इसीलिए मिल लेते हैं कि उनको मालूम है कि शरद पवार किस नीयत से आए, तो उनको उनकी राजनीति को भी सूट करता है। तो शरद पवार के लिए इन दिनों मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है राहुल गांधी के लिए कि वो मोदी को चुनौती दें। उस हालत में वो 2014 में भी नहीं थे, 2019 में भी नहीं थे, आगे भी होंगे इसकी कोई दूर दूर तक संभावना कम से कम मुझे नहीं नज़र आती। लेकिन देखिए, दो चीज़ें होती है, एक आप चुनौती दें और जीतने की उम्मीद करें, सफल होने की उम्मीद करें। एक ये है कि आप चाहे जितने छोटे हों, आप में लड़ने का मादा होना चाहिए। आप क्या लड़ने का मादा रख सकते हैं? लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो लड़ने का मादा ख़त्म हो गया है, वो लड़ाई का जो जज्बा होता है ना, वो ख़त्म हो गया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, संगठन खड़ा किया जा सकता है, नेता पैदा किए जा सकते हैं, नेता बन सकते हैं, परिस्थितियां बना देती हैं, लोकप्रियता जाती आती रहती है। लेकिन अगर किसी संगठन में नेता में लड़ने का मादा नहीं हो तो उस संगठन को कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। या तो आप नेता बदलिए, जो कि कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूरी पार्टी सरकार को कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी करने की ज़रूरत, कोई मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब कांग्रेस को चुनौती देने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले और लोग आ गए हैं मैदान में, तो बीजेपी इसमें अकेली नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी की आगे की डगर, और आप देखिए ये टाइमिंग भी देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब लखीमपुर खीरी के कारण जो है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी चर्चा में है, मीडिया में है, लोगों के जहन में है इस सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा या चुनावी फ़ायदा पार्टी को मिलने जा रहा है, लेकिन चर्चा में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेसियों को लग रहा है कि हमारा समय आ रहा है, लेकिन लगता नहीं कि उनका समय आ रहा है। ये तो ममता बनर्जी नहीं आने देंगी, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आने देंगे। इन लोगों से निपटें तब तो आएंगे मोदी से, बीजेपी से लड़ने के लिए। कांग्रेस पर हमला उस समय हुआ है जब उसको, उसके नेताओं को ये मुगालता हो रहा है कि वो मजबूत हो रही है या उसका रिवाइवल हो रहा है। ये सुख भी जो है वो 2 दिन का लोग लेने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को। तो ये लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की आगे आने वाले दिनों में बहुत ही गंदी शक्ल अख्तियार करने वाली है। एक दूसरे के खिलाफ हमले का, बयानों का, घात प्रतिघात का ऐसा दौर चलेगा जिसकी हम इस समय कल्पना शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।